सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से तीसरा अध्याय। शीर्षक है बस की यात्रा। इसके रचनाकार है हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। इन्होंने अपनी बातों को व्यंग्य के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है ताकि हम पाठकों को रोचकता के साथ समाज में फैली जो गैर बराबरी है, जो कुरीतियां हैं, जो कुव्यवस्थाएं हैं, उसको समझाने का प्रयास किया है ताकि पाठक मनोरंजन के तौर पे उसे सहज रूप में समझ सके। इससे पिछले वर्गों में हमने देखा था कि किस प्रकार मनुष्य स्वार्थ में लुप्त होने के कारण केवल अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरे प्राणियों के अधिकारों का हनन करते हैं, उस पे वह अपना दबाव बनाते हैं। यही घटना यातायात की व्यवस्था में भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार यातायात में यातायात का जो साधन है, जैसे सड़कें, उभरी कटी फटी सड़कें, गड्ढे हैं सड़कों पर, और जो बस है वो या फिर जो अन्य गाड़ियां हैं वो किस प्रकार जर्जर हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, बावजूद इसके जो उसके संचालक है उसे चला रहे हैं ताकि उसको आमदनी आ सके, और भले ही इसे इसके बदले किसी गरीब मजदूरों की जान जाए, इसकी परवाह नहीं है। क्योंकि हमारे देश की जो अव्यवस्थित यातायात का वागडोर है इन्हीं सामंती वर्गों के हाथों में है, जिनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता कि कोई गरीब अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि लेखक ने यहाँ दर्शाया है कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस काफ़ी वयोवृद्ध हो चुकी है, उसकी अवस्था जो है सो अब चलने लायक नहीं है, उसके प्रत्येक अंग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। वह किसी की मदद की आशा करता है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सड़कों पर पुराने वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। स्थिति खराब होने के बावजूद भी इन सभी गाड़ियों को उनके जो संचालक हैं वो आसानी से चला रहे हैं। वाहनों के मालिक को वाहन में बैठे लोगों की जान की कोई परवाह नहीं होती कि कब उनके साथ कैसा हादसा हो जाए। उन्हें केवल चिंता होती है तो बस अपने आने वाले आमदनियों के बारे में, भले ही इसके लिए उस बस में बैठे यात्रियों को जोखिम क्यों न उठाना पड़े। यहाँ तक कि इसके रोकथाम के लिए सरकार भी भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन स्वार्थ में डूबे कुछ ऐसे भी लोग हैं और अपने धन तथा बल के दम पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। और कुछ हद तक देखा जाए तो जो सामंत वर्ग हैं, जो पूंजीपति वाले लोग हैं, सामंती लोग हैं, कुछ हद तक शासन और प्रशासन भी उनका साथ दे रही है। लेखक ने यह भी दर्शाया है
कि बस की स्थिति जर्जर होने के बावजूद उसके जो मालिक हैं वह लोगों को, यात्रियों को यह विश्वास दिला रहे हैं कि उनकी जो बस है वो सफ़र करने के लिए बिल्कुल दुरुस्त है। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए वह स्वयं भी उस बस में सफ़र करता है ताकि बस में बैठे यात्रियों को बस के दुरुस्त होने का विश्वास हो सके, जबकि वास्तविकता क्या है उस बस के संचालक को भी पता चलता है। धन के लोभ में बस के जो मालिक है यात्रियों की जान की परवाह किए बिना बस लेकर शाम के समय रवाना हो जाता है। बस के सभी अंग खंडित हो चुके हैं, भंग हो चुके हैं, कमजोर पड़ चुके हैं। लेखक चिंता करता है कि इस प्रकार की स्थिति जो है, चूंकि बस काफी वृद्ध है और ये अब यात्रा करने के लायक नहीं है, इस पे यात्रा करने के लायक नहीं है, ये काफी पुरानी हो चुकी है, पता नहीं कब ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। लेखक व्यंग करते हैं इस पे कि यह बस पूजा के योग्य है, न कि सवारी करने के योग्य। उसी पर जो इस बस के हिस्सेदार हैं वह विश्वास दिलाते हैं कि यह बस दुरुस्त है और बस चलेगी और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। लेखक उस बस चालक से पूछ देते हैं, क्या यह बस चलती हुई है? बस के जो ड्राइवर होते हैं वो कहते हैं, जी चलती है और अपने आप चलती है। बस के चलते चलते एकाएक जब रुक जाने से यात्रियों के बीच भय उत्पन्न होता है, न जाने क्या होगा। उस दौरान जो उसके हिस्सेदार है, बस के जो हिस्सेदार है, वो उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि वह आसानी पूर्वक अपने गंतव्य को पहुंचेंगे। व्यक्ति का शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तब उसमें पीड़ा को सहने की या किसी भी कठिन कार्य को करने की उतनी क्षमता नहीं रह जाती जितना कि उसकी युवा अवस्था में हुआ करती थी। ठीक यही स्थिति है इस बस की भी, जिसके चलने के लिए बैसाखी की आवश्यकता हो रही है। बस का लगभग सभी हिस्सा आपस में हिचकोले खा रहा है। ऐसा लगता है कि उसका प्रत्येक भाग एक दूसरे से मिलने को बेचैन हो, एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरे के पास जाना चाहता है। बस का बाहरी और आंतरिक भाग आपस में हिलता डुलता नजर आता है। कोई भी जो अंग है बस का, कोई भी भाग वह अस्थायी और टिकाऊ नहीं है। यह दृश्य लेखक को और उसके मित्र को पहले ही समझ में आ जाता है। जो मित्र, डॉक्टर मित्र इस लेखक को छोड़ने आए थे, वह विश्वास दिलाते हैं कि डरो मत, यह बस जो है वो अनुभवी है, इसे पता है कि हमें कब रुकना है, कब चलना है, किस वेग से चलना है।
यह हमें उस बच्चों की भांति ले जाएगा जिस प्रकार कोई माँ बाप अपनी संतान को अपनी गोद में लेकर उसे हिलाते डुलाते आनंद देते ले जाते हैं। उसी प्रकार यह बस भी हम सबों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। लेखक बैठ जाते हैं, लेकिन लेखक को जो छोड़ने आए होते हैं उसके मित्र, वह इस प्रकार देखते हैं जैसा लगता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षण में जब छोड़कर जाने लगता है, या फिर जीवन के अंतिम क्षण के समय जब उसे उस दृष्टि से देखता है जैसे कि वह फिर दोबारा इस संसार में वापस नहीं होगा या वह जीवित ही नहीं रहेगा। ठीक उसी दृष्टि से उसके जो मित्र हैं जो छोड़ने आए थे वह लेखक को देख रहे हैं बस में बैठाने के बाद। शायद ऐसा ना हो कि यह बस की जो दुर्दशा है, जो इसकी स्थिति है, वह लेखक को अंतिम दर्शन के लिए रखा हो। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। लेखक के मित्र के आंखों से ऐसा लगता था, उनके देखने से, उसके हाव भाव से ऐसा लगता था कि संसार में जिस व्यक्ति का या जिस प्राणी का आगमन हुआ है, जिस प्राणी का जन्म हुआ है, उसका मृत्यु भी तय है। तो भला इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। सभी को जाना है, ऐसी बात नहीं है कि जो सामंती वर्ग हैं, जो प्रभुत्व वर्ग हैं, जो बलशाली हैं, जो सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लैस हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। सभी को इस संसार को छोड़कर जाना है। यही भाव लेखक के मित्र को देखने पर लगता था कि पता नहीं अब हमारा मित्र बचकर आएगा भी नहीं, लौट कर आएगा या नहीं। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जब हम कहीं प्रस्थान करते हैं तो उससे पहले प्रस्थान करने के लिए कारण होता है, एक विषय होना चाहिए कि हम वहां जाते हैं तो क्यों, कारण होना चाहिए। तो लेखक के कहने का मतलब कि व्यक्ति अगर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। वह स्वयं के ऊपर दर्शाते हैं कि मैं भी मृत्यु की गाल में समाने का प्रयास कर रहा हूं या गाल में समा रहा हूं, और उसका कारण है कि इस बस से सफर करना। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। लेखक बड़े सरल भाव से उस बात को रखते हैं ताकि व्यक्ति को बुरा ना लगे। जिस व्यक्ति के ऊपर ये कटाक्ष किया जा रहा है, यह व्यंग किया जा रहा है, उसका उपहास किया जा रहा है, उसे खराब ना लगे, बल्कि एक मनोरंजन, पाठकों के बीच एक मनोरंजन का विषय बन जाए। वो कहते हैं कि जैसे लगता है कि बस के चालू होने पे पूरा बस ही इंजन बन जाता है। इसका मतलब कि बस का जो प्रत्येक भाग है, या यूं कहें कि पूरा बस हिलने लगता है। जिस प्रकार इंजन आवाज़ करती है, इंजन चालू होती है, इंजन में कंपन होता है, वो पूरा का पूरा इंजन के कंपन में जो बस है वो पूरी की पूरी सहयोग दे रही है। इतना ही नहीं, लेखक जब बस के अंदर बैठते हैं तो जो खिड़कियां होती है वो कुछ ही खिड़कियां बची होती हैं, बाद बाकी सब टूटी होती है। तो लेखक कहते हैं कि ये जो बची हुई खिड़कियां हैं, मुझे उससे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि पता नहीं यह कब टूटकर या उस
खिड़की से खुलकर वो जो शीशे हैं खिड़की के हम पर आ गिरे, इसीलिए उससे बचने की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा था कि सीट के नीचे ही इंजन है, और ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि बस की जो अवस्था है वह दयनीय हो चुकी है, वह चलने के लायक नहीं है। पूरा का पूरा जो बस है वो हिचकोला ले रहा है, और इस कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बस चलने के बाद लेखक कहते हैं कि सचमुच बस चल पड़ी, और ऐसा लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होंगी। इससे यह बात स्पष्ट होता है कि सन 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और उससे पहले गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम दिया, उसका प्रतिनिधित्व किया, और अभी वर्तमान युग में जो इस तरह की दशा है, तो कहीं ना कहीं इतने लंबे अरसे के बाद जो व्यवस्था अभी भी कायम है, स्वाभाविक है कि उस व्यवस्था के जो संचालक हैं वह काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, बस काफ़ी वृद्ध हो चुकी है, अब वह चलने लायक नहीं है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, किस प्रकार की, कि किस बस को यह ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि कैसे इस रास्ते में अंधियारे में धीरे धीरे रुक रुक कर कैसे चला जाता है, ये बस को सीख मिल चुकी थी, क्योंकि यह काफ़ी पुरानी है और यह अनुभवी भी है। गाड़ियों में सफ़र करते समय हम जो मनुष्य के द्वारा या फिर प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं उत्पन्न होती हैं, हम उनसे बचने का प्रयास करते, जैसे कड़ी धूप, बरसात, तेज हवाएं, उस सब से हम स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं जब हम किसी वाहन में बैठे होते हैं। लेकिन इस बस में जो बैठे यात्री हैं उनकी दशा ठीक विपरीत है। यात्रियों को बस के भीतर ही भय लगता है, क्योंकि उसका प्रत्येक भाग हिलता डुलता है। उसकी जो खिड़की है उसमें जो शीशे हैं वो पता नहीं कब यात्रियों के शरीर पे गिर जाए, उसका उसे भय है। बस का कौन सा आंतरिक हिस्सा उसे चोटिल कर दे, या उसे चिंता सताते रहती है। सड़क पर दौड़ने वाली ऐसी गाड़ियां जिनका प्रत्येक भाग जर्जर और अव्यवस्थित हो, वह भला उसमें बैठे यात्रियों को कैसे सुरक्षित रख सकती है। जिसके जीवन का स्वयं पर भरोसा ही नहीं, वह भला औरों की भलाई क्या कर सकता है। समाज में भी कुछ इसी प्रकार के वृद्ध और कमजोर सत्ताधारी सेवी हैं, जिन्हें स्वयं की स्थिति का तो पता नहीं और चले हैं जनता की सेवा करने। ये सत्ताधारी समाज में फैली गैर बराबरी और चरमराई व्यवस्था को भला सुचारू रूप से कैसे चलाएंगे, जो स्वयं ही भ्रष्ट और अवगुणों से भरा हो। समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए
व्यक्ति को चुस्त दुरुस्त और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक है, ताकि अपने मार्ग में आए बाधाओं का मुकाबला कर सके और साथ ही अपने कार्य को सकारात्मक रूप दे सके। नहीं तो इस समाज की वही दुर्दशा होगी जो इस पुराने बस में बैठे यात्रियों की हो रही है। सीट का जो बॉडी है वो असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। माने इस प्रकार की जो एक कुव्यवस्था है, जो किसी चीज को उसके अस्थाई का जो स्थायी स्थान है वह वहां पे अपने आप को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। लेखक कहते हैं कि कुछ दूर लगभग 8-10 मील चलने के बाद उनके मन में जो एक भेदभाव था कि पता नहीं गाड़ी चलेगी भी या नहीं, ये भेद हट जाता है, मिट जाता है। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। शासन करने वाले, खासकर समाज के जो गरीब और पिछड़े वर्ग हैं, उन पर ध्यान नहीं देता। उन्हें चिंता रहती है स्वयं पर और जो समृद्ध वर्ग हैं उन पर। तो यही चिंता लेखक को भी है। पता नहीं ये हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठा है। एक बार उस बस रुक जाती है, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब स्थिति इतनी दयनीय है कि जो उसका खुराक है, उस खुराक को लेकर चलने वाला जो पात्र है वह बिगड़ चुका है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल से रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। माने ये जो समाज को चलाने वाले जो समाज सेवी स्वयं को जो कहते हैं, वो की व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं है कि समाज में जो गरीब स्तर के लोग हैं, जिनको आवश्यकता है सुविधा की, धन की, भोजन की, ये उनको उनके अनुसार व्यवस्था नहीं मुहैया करा पाते हैं और ज्यों त्यों करके उस शासन रूपी बस को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। वह ऐसे लगभग बस की जो रफ्तार है वो 15-20 मील हो गई थी। लेखक को ऐसा लग रहा था कि अब इसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पता नहीं कब इसका ब्रेक फेल हो जाए, कब इसकी स्टीयरिंग टूट जाए। इस मानसिक स्थिति के दौरान लेखक को जो प्राकृतिक दृश्य है वह सुंदर लग रहा था। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे पेड़, जिन पे पक्षी बैठे हुए थे। लेखक को वह पेड़ और पक्षी उसका ऐसा लगता था कि वह दुश्मन है, क्योंकि एक तरफ जो प्राकृतिक सुख है तो दूसरी तरफ जो मानवीय दुख, कुव्यवस्था, गैर बराबरी, दुर्व्यवहार, कुरीतियां,
इसके कारण लेखक का जो मन है वो काफ़ी पीड़ित है, काफ़ी लेखक चिंतित है। जो प्राकृतिक दृश्य है उसको भी देखने के बाद उन्हें उसमें एक दुश्मन का आभास होता है। वह कहते हैं कि सामने जो भी वृक्ष आता था ऐसा प्रतीत होता था कि पता नहीं वह वृक्ष बस से टकराएगी या बस उस वृक्ष से टकराएगी। लेकिन जैसे ही वह उस पेड़ को पार कर आगे निकलता, फिर उसके मन में यह डर सा बना रहता कि पता नहीं एक समस्या से तो निपटे और मार्ग में कहीं दूसरी बाधाएं न उत्पन्न हो जाए। उसी क्रम में रास्ते में झील दिखाई देता है। लेखक को ऐसा लगता है कि पता नहीं सड़क पे तो इस तरह का बर्ताव करती है यह बस, लेकिन जो गड्ढा है, जो जलाशय है, जो झील है, ऐसा नहीं कि उस झील में कहीं सबको लेकर गोता लगा दे और हमारे जीवन की जो प्यास है, जो अंतिम प्यास है, वह इस बस के साथ साथ ही बुझ जाए। इतना कहते ही बस पुनः एक बार रुक जाती है और जो बस का ड्राइवर है वह नए नए तरकीब, तरह तरह के उपाय करने लगता है उस बस को चलाने के लिए, पर बस चल नहीं पाती है। कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। अब हम अनुनय विनय करेंगे उस बस से, उस वृद्ध व्यवस्था से कि आप इस यात्रा को सफल बनाएं, जैसे तैसे करके आप ही के ऊपर यह दारो मदार है कि आप इस भव सागर से पार लगाएं। अब उसे मनाने में सभी लगे हुए। इतना होने के बावजूद भी जो बस के हिस्सेदार हैं वो कहते हैं बस तो बहुत ही सुंदर है, सब चीज अच्छी है इसकी। संजोग ऐसा है कि आज इस तरह की परिस्थितियां इस बस के साथ हो रही हैं कि कभी बस रुक जाती है, कभी उसके इंजन में जो तेल का टंकी है उसमें छेद हो जाता है। ये एक इत्तेफाक है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। प्रकृति में जो चांदनी का दृश्य है, रात का समय है, चंद्रमा की जो रोशनी है वो इतना सुखदाई होता है, इतना शीतल भरा होता है। उस शीतल भरे प्राकृतिक सुख के क्षण में भी जो बस की स्थिति है वो बड़ी दयनीय लग रही थी। वो इसलिए क्योंकि उसे किसी दूसरे की सहयोग की आवश्यकता है, तभी जाकर वह जो यात्री हैं उस यात्रियों की वह सेवा कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गया है। हमने पहले ही दर्शाया कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके चलने के लिए लाठी की आवश्यकता होती है, बैसाखी की आवश्यकता होती है, या फिर किसी दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है ताकि वह एक जगह से दूसरी जगह चल सके। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले जा रहे हैं। लेखक कहते हैं ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ की व्यवस्था इतनी वृद्ध हो चुकी है
उस व्यवस्था में भी हम अपने आप को ढोते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। व्यवस्था इतनी थक चुकी है, इतनी वृद्ध हो चुकी है कि वह हमारा भार सहन नहीं कर सकती। अगर इनका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। कहने का मतलब, अगर बस खराब हो जाती है या पूर्णतः चलने से मना कर देती है तो इनका जो अंतिम संस्कार है वह इसी वीरान और सुनसान जंगल में करना पड़ेगा। खास तौर पर इस रचना के माध्यम से लेखक यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि समाज में जो फैली कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, कुव्यवस्थाएं हैं, जैसे गैर बराबरी, ऊंच नीच, जाति धर्म, अमीर गरीब जैसे जो कुप्रथाएं हैं, उसको समाप्त कर समाज के कार्यों का भार ऐसे हाथों में सौंपना होगा जो युवा वर्ग कर्मठ हैं, अपने कर्म के प्रति निष्ठावान हैं, सत्य के प्रति अडिग हो और समता मूलक समाज की स्थापना की कल्पना और जीवंत सपना देखता हो। तभी इस यातायात रूपी समाज की बस सही ढंग से विश्वास की मजबूत और समतल सड़कों पर दौड़ सकेंगी। नहीं तो समाज रूपी बस के साथ संपूर्ण यात्रियों, जो सामाजिक लोग हैं, जो जनता हैं, उसका जीवन भी गर्त में चला जाएगा।